दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके सामने फिर से। दोस्तों, आज के टाइम में डायलिसिस की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, किडनी खराब हो रही है दुनिया की। काफी मतलब रेशियो बढ़ता जा रहा है किडनी खराब होने का। और 50% किडनी तो ऐसे खराब हो रही है, किसी को पता ही नहीं चलता, कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, नहीं आते। पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मेरी किडनी खराब हो गई, वो चक्कर खा के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है कि उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। क्यों फेल हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसी को समझ में नहीं आता। सारा रिश्तेदार परेशान, सारा पेशेंट परेशान, टेंशन में ही, मतलब माहौल पूरा, परिवार का माहौल पूरा खराब हो जाता है। तो पता ही नहीं चलता किडनी क्यों खराब हो गई। कोई खानदान में कोई बीपी का मरीज नहीं, कोई शुगर का मरीज नहीं, फिर भी पेशेंट की अचानक से किडनी खराब हो गई। और 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, इस रेशियो वाले की जो है किडनी ज्यादा खराब हो गई है। मतलब देखा गया है कि आम उसमें कि ये जो रेशियो बढ़ रहा है किडनी खराब होने का, वो इस एज में ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, ये तो एक सोचने का विचार है, ये तो लंबी चौड़ी एक सर्वे वाली बात है। तो इसके बारे में हम इस पे नहीं जाएंगे। हम लोग हम बात करते हैं कि भाई किडनी खराब हो गई तो क्या रेमेडी है। रेमेडी दोस्तों यही है कि भाई आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी, और कोई रेमेडी नहीं है किडनी फेल होने के बाद, या ट्रांसप्लांट या डायलिसिस। लेकिन जनरली देखा गया है कि अगर अचानक से आपकी किडनी फेल हो जाती है तो जनरली डायलिसिस ही स्टार्ट होती है। 99% डायलिसिस स्टार्ट होती है, क्योंकि ट्रांसप्लांट इतनी जल्दी नहीं होता दोस्तों। ट्रांसप्लांट के लिए पहले आपको बॉडी को, आपको ट्रांसप्लांट को भी मेंटेन करना पड़ेगा, वो लेवल में लाना पड़ेगा। क्योंकि जब किडनी फेल होती है तो आपके शरीर के अंदर सारा ब्लड, जो ब्लड का जो प्योरीफाई है वो पूरा केमिकल मिक्स हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मिक्स हो जाते हैं, तो वो ट्रांसप्लांट के लिए बेटर, वो टाइम बेटर ऑप्शन नहीं है। हाँ, डायलिसिस है, डायलिसिस आपके इमरजेंसी में जाती है तो डायलिसिस भी जैसे किसी, मतलब डायलिसिस स्टार्ट होने के बाद फिर या तो ट्रांसप्लांट कराइए आप, या फिर आप डायलिसिस पे कंटिन्यू रहिए। तो डायलिसिस पे कंटिन्यू रहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट में क्या डिफरेंस है दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा आपके सामने की साइड इफेक्ट ऑफ डायलिसिस। अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे हैं, एनी हाउ रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, परिवार में कोई पेशेंट नहीं है जिसकी आप किडनी ले सकते हैं, या फिर कोई और अदर सोर्स नहीं है आपके पास जिस तक आप किडनी ले सकते हैं, ट्रांसप्लांट हो सकता है आपका, तो आपको डायलिसिस के ऊपर ही सर्वाइव करना पड़ेगा दोस्तों। जिंदा रहने के लिए डायलिसिस करानी पड़ेगी, ये एक 100% कुछ है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। तो डायलिसिस करानी पड़ेगी। डायलिसिस कितने साल चलती है? डायलिसिस 1 साल भी चलती है, 2 साल भी, 5 साल भी, 6 साल भी। मेरी डायलिसिस दोस्तों 5.5 साल चली, 5.5 साल मैंने डायलिसिस कराई। उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांट हो गया फरवरी 2025 में दोस्तों। तो डायलिसिस 5.5 साल, मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनकी 10 10 साल डायलिसिस हुई है, 12 साल डायलिसिस हुई है, 13 साल हुई है डायलिसिस, 8 साल, 9 साल। तो पांच, 4 5 से लेके और 7 8 9 10 11 12, ये डायलिसिस एक रेशियो है। इससे ज्यादा भी हो सकती है अगर पेशेंट, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है 5 साल 15 साल डायलिसिस कंटिन्यू हुई, शरीर एकदम खराब हो जाता है दोस्तों, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। हम आज बात करेंगे साइड इफेक्ट ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस इतनी लंबी चल रही है, आपका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है दोस्तों? क्या साइड इफेक्ट हो सकता है बॉडी के ऊपर, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों साइड इफेक्ट की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो डायलिसिस के बाद जो साइड इफेक्ट होता है वो दोस्तों थकान। सबसे पहले दोस्तों थकान होती है, मतलब टायर्डनेस होती है, कमजोरी आती है बॉडी के अंदर। जब आप डायलिसिस करते हैं तो आपके डायलिसिस के बाद आपको थकान महसूस होती है, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रोड्स है, जो आपके जो विटामिन जो आपने खाना खाया हुआ है, वो सब मशीन के ऊपर निकल जाता है। जो बुरे बुरे वाली जो चीज निकालनी चाहिए मशीन को, उसके साथ में अच्छी चीजें भी निकाल देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके बुरी चीजें तो निकल गई, आपका एक्स्ट्रा पानी चला गया, और जो आपका गंदी चीजें थी जो यूरिन में जानी चाहिए, जो यूरिन नहीं आ गया आपका, तो उसमें चली गई दोस्तों। लेकिन उसके साथ में जो अच्छी चीजें भी हैं वो भी मशीन निकाल देती है, क्योंकि मशीन के तो ऊपर सेटिंग है, जो भी है उसको निकालना है दोस्तों। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका डायरेक्ट के बाद काम में होती है, कमजोरी महसूस होती है। फिर उसके बाद 1 दिन के बाद दोबारा से आप खाना खाएंगे, आपका डाइट लेंगे, फिर नेक्स्ट डे फिर थोड़ा सा ठीक होता है आपका शरीर, कुछ फिर थर्ड डे फिर डायलिसिस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 2 से 3 डायलिसिस आपको करानी है। तो 1 दिन 2 दिन छोड़ के आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी दोस्तों। तो उसमें क्या है, फिर आपका फिर 1 दिन के बाद फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है, बॉडी ठीक लगती है, क्योंकि आप डाइट ली है। उसके बाद फिर डायलिसिस, फिर नेक्स्ट डे फिर थकान होती है। तो 1 दिन डायलिसिस के बाद थकान होती है आपको, फिर तो 1 दिन 2 दिन ठीक रहता है शरीर, फिर दोबारा फिर फॉर्म हो जाती है। तो सबसे पहले साइड इफेक्ट दोस्तों वो है थकान, टायर्डनेस, जो आपके बॉडी में होती है। नंबर 2 है दोस्तों लो बीपी। जनरली क्या होता है कि हम लोग पानी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पानी हम ज्यादा पी लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप डायलिसिस पर जाते हैं, मशीन के ऊपर लगाते हैं, जो आपको पानी जो निकलवाना चाहिए, मान लो 2 लीटर 1.5 लीटर निकलवाना चाहिए, जब भी आपकी डायलिसिस हो रही है, तो हम 4 लीटर निकलवाते हैं, 3.5 लीटर निकलवाते हैं। तो जितना आपका बॉडी के अंदर से पानी की मात्रा निकलेगी, उतनी ही आपको बीपी की शिकायत होगी और लो बीपी बनता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको लो बीपी बनेगा, पानी ज्यादा निकालेंगे, और वो 2 बीपी की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप पानी जो है लेवल दीजिए, आपका इस रेशियो में रखिए पानी को, कि आपका 1.5 से 2 लीटर ही आपका एक डायलिसिस के ऊपर पानी बढ़े, उतना ही आप निकालें।
ठीक है। अगर आपका पानी ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और पानी ज्यादा गिरे हैं आप तो थोड़ा वॉकिंग कीजिए, ताकि वॉकिंग के बाद जो आपका पसीने के थ्रू पानी निकलता है वो भी निकले, ताकि कहीं ना कहीं बॉडी से पानी निकालने वाली बात है, क्योंकि आपको बॉडी से पानी नहीं निकलना है। तो मशीन से ना निकाल के आप थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए। थोड़ा सा एक्सरसाइज ज्यादा तो कर नहीं पाते डायलिसिस पेशेंट, लेकिन क्योंकि वॉकिंग करेंगे तो आपका उसमें पसीने से पानी बाहर निकलेगा। तो ट्राई कीजिए 1.5 से 2 लीटर मैक्सिमम आपका डायलिसिस के दौरान पानी निकालें आप मशीन से, तभी आपका बीपी मेंटेन रहेगा। नंबर 3 आता है दोस्तों आपका, इसके अंदर ठीक है। तो डायलिसिस के दौरान देखा गया है कि बुखार एक आम बात है, बुखार जनरली हो जाता है। अभी क्यों होता है इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन बुखार होने का रीजन क्या है? इन्फेक्शन होता है दोस्तों। मेन है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से बुखार होता है दोस्तों। जो मतलब जनरली आम जो जनरल पेशेंट पेशेंट में देखा गया है, बुखार होता है। नंबर है दोस्तों कि आपका उल्टी होती है दोस्तों। बुखार के साथ में कई बार उल्टी भी हो जाती है। वो भी उल्टी भी होती है तो वो खाने डाइट के ऊपर आपका है कि आप डाइट क्या खाना खा रहे हो, क्या खा के आए हो घर से, और क्या आप वहां पर डायलिसिस के दौरान खाना खा रहे हो। तो वो भी आपका एक उल्टी का कारण है, तो वो उल्टी भी होती है दोस्तों। उल्टी चौथा। पांचवा है दोस्तों, ये भी डाइट के ऊपर असर करता है। डाइट की वजह से होता है दोस्तों कि अब मतलब कुछ खाना गलत खा लिया आपने, कुछ नमकीन भी खा लिया या कुछ और ऐसी चीज खा ली जिसकी वजह से आपका पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उससे भी ये पांच चीजों पेट दर्द भी होता है। अभी हम बात करेंगे तो ये तो हमने देख लिया कि साइड इफेक्ट क्या क्या है, इनका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, क्या ताकि ये साइड इफेक्ट आपके बॉडी में ना आए और आप एक हेल्दी और अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकें डायलिसिस के टाइम पे। तो क्या हम बात करेंगे दोस्तों? अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि साइड इफेक्ट तो जो डायलिसिस में हो रहे हैं वो मैंने बता दिया आपको कि थकान है, बीपी बुखार है, उल्टी है, पेट दर्द है, और उसके बाद एक खुजली की भी शिकायत आती है। काफी पेशेंट को खुजली भी होती है दोस्तों। खुजली भी होती है दोस्तों, उसकी भी शिकायत होती है। तो हमने तो अभी बात की आपसे कि डायलिसिस में क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। अभी हम बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है। क्या हम ध्यान दें, किन चीजों के ऊपर नजर रखें कि हमारा जो साइड इफेक्ट है वो कम से कम हो दोस्तों। तो सबसे पहले थकान की बात करेंगे हम। थकान थकान दोस्तों इतनी होती है कि आपका फ्लूइड आपका इम्बैलेंस होता है। आप ज्यादा पानी पीते हैं घर में, उसके बाद फिर ज्यादा पानी निकलवाते हैं, तो उसकी वजह से ऐसे ऐसे रहता है दोस्तों। एकदम पानी ज्यादा बढ़ गया, फिर एकदम आपने निकलवा लिया मशीन के ऊपर, तो उससे क्या होता है दोस्तों? इम्बैलेंस, कभी ऊपर कभी नीचे। जितना ज्यादा मूवमेंट ऊपर नीचे होगा दोस्तों, उतना ही आपकी बॉडी में थकान होगी। ये आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करके देखिए। आप 1.5 से 2 लीटर आप पानी बढ़ाइए और उतना ही निकलवाइए। अगर आपका रेशियो ऐसे ऐसे रहेगा तो आपकी थकान कम होगी, अगर ऐसे ऐसे रहेगा तो आपकी थकान ज्यादा होगी दोस्तों। तो हमें ये पानी के ऊपर कंट्रोल करना। फ्लूइड फ्लूइड लॉस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ज्यादा पिएंगे ज्यादा लॉस होगा, कम पिएंगे कम लॉस होगा। तो कम के तरफ जाना है हमें दोस्तों, हमें हाई की तरफ नहीं जाना है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आप कम से कम पानी पिए, कम से कम निकलवाइए मशीन के ऊपर, ताकि प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। ये जब हम बात करते हैं कि लो बीपी दोस्तों, सबसे लो बीपी का ध्यान देना है कि आपको डायलिसिस के दौरान पे सोना नहीं है दोस्तों। एक ध्यान देने की बात ये है, क्योंकि आप सो जाते हैं, उसमें टेक्नीशियन भी आराम करते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए 4 पेशेंट है, चारों पेशेंट सो गए, तो सो गए तो बीपी हर आधे घंटे में चेक करना चाहिए। ये हर एक हॉस्पिटल का नॉर्म्स अलग अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम हॉस्पिटलों में आधे घंटे के अंदर बीपी चेक होना चाहिए दोस्तों, कम से कम आधे घंटे में, क्योंकि इसके डायलिसिस के दौरान पे बीपी ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। तो बीपी चेक करना चाहिए। अगर आप सो गए तो 2 घंटे 1.5 घंटे सो गए आप, तो 1.5 2 घंटा आपका बीपी ऊपर हुआ नीचे हुआ, क्या हुआ किसी को नहीं पता दोस्तों। टेक्नीशियन को भी नहीं पता, क्योंकि आप सो रहे हैं। वो तो आप ट्यूबली डाल देंगे कि भाई आप तो सो रहे थे, तो कि हम कैसे बीपी चेक करें। तो फिर वो प्रॉब्लम आपके लिए आएगी लास्ट में दोस्तों, पेशेंट के ऊपर ही आती है सारी चीजें। तो इसलिए आपको सोना नहीं है दोस्तों, और बीपी कंप्लीट चेक कराना है। बीपी आपका हर हाफ एन आवर में नहीं है तो 1 घंटे के अंदर तो 100% चेक कराइए दोस्तों। इसको लापरवाही मत बरतिए दोस्तों, बिल्कुल नहीं लापरवाही करनी है आपको। ठीक है, मेरी डायलिसिस हुई है दोस्तों, 5.5 साल डायलिसिस चली है मेरी, तो मैंने कभी भी इस चीज के ऊपर लापरवाही नहीं करी दोस्तों। हर आधे घंटे में 1 घंटे में मैंने बीपी चेक किया है। जब भी मेरा कुछ भी प्रॉब्लम था, दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी सिम्टम नजर आ रहा है आपको बॉडी के अंदर, कुछ अलग सिम्टम नजर आ रहा है, उसी टाइम आप सबसे पहले बीपी चेक कराइए दोस्तों, शुगर चेक कराइए। तो ये बहुत जरूरी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, प्लीज आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, बीपी चेक कराइए दोस्तों। उसके बाद आपको हल्का खाना खा रहे हैं क्या आप आप दोस्तों, आप ये मान के चलिए, कई बार क्या है दिमाग में हम हमारे कोई ना कोई अजीब अजीब चीजें भर देते हैं। क्या भर देते हैं कि भाई खाना ज्यादा हैवी मत खाइए, क्योंकि आपको डायजेशन की प्रॉब्लम होगी। नहीं दोस्तों, ये गलत अफवाह है। ऐसा मत कीजिए। आपको खाना भरपेट खाना है, पेट भर के खाना खाना है, हाँ, लेकिन गलत चीज नहीं खानी दोस्तों। साफ सुथरा खाना खाना है, ज्यादा ऑयली नहीं खानी है, मतलब विटामिन से भरपूर खाना खाना है दोस्तों। जो अगर आपको शुगर है तो शुगर के हिसाब से खाना खाना है, शुगर नहीं है तो विदाउट शुगर पेशेंट है उसके हिसाब से खाना खाना है दोस्तों। लेकिन पेट भर के रहना है। खाना हर 2 3 घंटे में, 2 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है दोस्तों। खाली पेट नहीं रहना है। खाली पेट रहेंगे तो आपका बीपी लो रहेगा दोस्तों। आपको आपके बॉडी में एनर्जी चाहिए दोस्तों, क्योंकि डायलिसिस हो रही है आपकी। तो एनर्जी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आपको खाना खाना पड़ेगा। आपका मन नहीं कर रहा,
एकदम डायलिसिस क्या आता है, जब पेशेंट की डायलिसिस स्टार्ट होती है ना, तो उस टाइम क्या होता है, इंसान का दिमाग सब कुछ तहस नहस हो जाता है, परिवार पूरा तहस नहस हो जाता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ, भगवान ने हमारे साथ ये क्या कर दिया। तो ऐसा नहीं मानना है दोस्तों। देखिए जो है, जो हो चुका है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों। लेकिन जो अभी चल रहा है उसके ऊपर तो कंट्रोल कर सकते हो। जो अभी डायलिसिस स्टार्ट होगी, किडनी फेल हो गई, वो आप छोड़ दीजिए ना, वो चैप्टर क्लोज हो गया आपका दोस्तों। तो किडनी फेल हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। किसी के भी हाथ में नहीं है, तो कोई रिलेटिव के हाथ में नहीं है, कोई आपके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है दोस्तों। तो अभी क्या हाथ में है, आपको मेंटेन करना है। डायलिसिस के दौरान आपको ओके बॉडी रखनी है। आपको हताश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं हारनी है। जहां आपने हिम्मत हारी वहीं पर आपके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। आपको, आपके अगर मान लो 40 साल के हो तो आपके बच्चे भी होंगे, कोई 10 साल का, कोई 8 साल का, कोई 15 साल का, तो उनको भी तो संभालना है आपको दोस्तों। कौन संभालेगा उनको? आपका परिवार छोटा परिवार है, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, माँ बाप है, बस ये परिवार है, आपके ऊपर सारी जिम्मेवारी है। तो कौन संभालेगा दोस्तों? आपको ही संभालना है। तो अगर आप ही हिम्मत हार गए तो मामला खराब है दोस्तों। फादर मदर है, वो बड़ी उम्र के हो गए हैं, वो काम कर नहीं सकते। बच्चे छोटे हैं, वो काम नहीं कर सकते। वाइफ हाउस वाइफ है, वो काम नहीं कर सकती। तो बचे कौन? आप। तो आपको डायलिसिस भी करानी है टाइमली, और टाइमली नौकरी भी करनी है। मैंने ऐसे बहुत सारे आदमी देखे हैं जो ड्यूटी के बाद 7 बजे, शाम को 7 बजे डायलिसिस कराते हैं, 7 से 10 बजे तक, और घर जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह ड्यूटी चले जाते हैं। ये रूटीन मेंटेन करते हैं, हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस करा रहे हैं, और अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हैं, और ड्यूटी कर रहे हैं 8 घंटे की, 9 घंटे की, 10 घंटे की। शाम को 6 बजे निकलते हैं ड्यूटी से, सुबह 9 बजे ड्यूटी में पहुंच जाते हैं, और हेल्दी खाना खा रहे हैं। हेल्दी खाना खा रहे हैं इसलिए ड्यूटी कर पा रहे हैं। और आप हेल्दी खाना नहीं खाओगे, आप कोई काम नहीं कर पाओगे दोस्तों। इसलिए आपको खाना, हल्का खाना नहीं खाना है दोस्तों, आपको हैवी खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है। हैवी का मतलब ये नहीं है आपको देसी घी ज्यादा खाना है, ऐसा नहीं है। एक अच्छी क्वालिटी का खाना खाना है, हेल्दी फूड खाना है दोस्तों। ये उससे आराम का भी ध्यान देना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप ड्यूटी कर रहे हैं, फिर डायलिसिस करवा रहे हैं, फिर आप आराम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। नींद भी पूरी लेनी है, आराम भी करना है, साथ साथ में आपको 8 8 घंटे, 7 घंटे आपको सोना भी है, आराम भी करना है दोस्तों। संडे में है, आप अननेसेसरी मूवमेंट करना बंद कीजिए। मान लीजिए संडे है, आपको घूमने जाना है, घूमने ज्यादा मत जाइए दोस्तों। अपने परिवार को बोलिए कि भाई अभी हम जो मैं कर सकता हूँ मैं बेस्ट कर रहा हूँ। आपको अपनी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है इसको, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। हाइड्रेशन का ध्यान दें दोस्तों। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए आपका। पानी अपना टाइमली, पानी मतलब, डिहाइड्रेशन होगा तो आपको बॉडी के अंदर प्यास ज्यादा लगेगी। तो आपको ठंडे एरिया में रहना है, ठंड, ताकि गर्मी ना लगे आपको। गर्मी लगेगी आपको, पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो पानी हमें ज्यादा पीना नहीं है दोस्तों। तो इसलिए अवॉइड कीजिए धूप में निकलने, ज्यादा ज्यादा धूप का काम मत कीजिए। तो कोशिश कीजिए छाई का काम मिले। एसी में अगर आपको काम मिल रहा है, जॉब है, तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि एसी में बैठेंगे तो आपको पानी की प्यास कम लगती है दोस्तों। तो कोशिश कीजिए आराम से काम कीजिए, और टेंशन फ्री होकर रहिए। तो दोस्तों अभी देखिए क्या है, आपका बुखार, बुखार साइड इफेक्ट में आ रहा है। बुखार, बुखार से मतलब क्यों होता है दोस्तों? सबसे पहले हमारा इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का ध्यान देना है। इन्फेक्शन कैसे होता है? तो पहले अगर आपका अगर रीयूज हो रहा है, बार बार रीयूज हो रहा है, तो वो एक मेजर कारण हो सकता है आपका इन्फेक्शन का, बुखार आने का। सबसे मेन कारण होता है। एक जगह हाइजीनिक का, आपका जो हाथ, जैसे यहाँ पर नीडल लगाते हैं, यहाँ पर यहाँ लगाते हैं, कोई किसी का इधर, किसी का इधर, तो नीडल लगा रहे हैं तो उससे साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नीशियन अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं, तो टेक्नीशियन को बोलना है कि साफ करके फिर नीडल लगाओ। और जो भी आपका जैसे रीयूज कर रहे हैं, तो वो कहाँ रख रहे हैं वो भी चेक करो। आपके जहां पर साफ सफाई हो रही है अंदर स्टोर रूम में, वो साफ सफाई है या नहीं है। आपका डिटोल का पोछा लग रहा है, नहीं लग रहा, साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही है। दिन में कम से कम 2 बार, आपके टाइम में 4 घंटे में एक बार साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही है उस सेंटर में जहां पर आपका डायलिसिस हो रही है दोस्तों। अगर साफ सफाई नहीं होगी तो आपको इन्फेक्शन का 100% खतरा है। सभी पेशेंट को खतरा है, आपको नहीं, सभी को पेशेंट को खतरा होता है दोस्तों। तो इसलिए अगर टेक्नीशियन नहीं ध्यान दे रहे हैं चीजों पर, तो उनको बार बार रिक्वेस्ट करनी है कि सर आप साफ सफाई कराइए। और जो भी डायलिसिस सेंटर के अंदर आपको जूते चप्पल पहन के नहीं जाने हैं, ना किसी को आने देना है, तो कोशिश करनी है ये आप अवॉइड कीजिए चीजों को, ताकि इन्फेक्शन से बचे हम। तो इनके ऊपर ध्यान देना है दोस्तों। उल्टी, पेट दर्द, उल्टी और पेट दर्द दोनों दोनों एक ही, लगभग एक ही तरह की चीजें हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, डाइट कंट्रोल आपको करनी पड़ेगी, आपको अपनी डाइट पे सुधार करना पड़ेगा। उल्टी आ रही है बार बार, आपका पेट दर्द हो रहा है, मरोड़ मार रहा है, अजीब सा पेट में होता है, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। आपको पेट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है आपका। आप डायलिसिस, पानी ज्यादा पी रहे हो, ठीक है, और उसके बाद फिर पानी ज्यादा निकलवा रहे हो। जितना पानी ज्यादा निकलेगा दोस्तों, उतना ही आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे, इम्बैलेंस होंगे, क्योंकि उसमें अच्छी चीजें निकल जाती है। तो उससे क्या होता है कि जब अच्छी चीजें निकल रही है बॉडी से, तो कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है दोस्तों। इसलिए हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि आपका पानी ज्यादा ना बढ़े, ना ज्यादा निकलवाएं। आप अपना बॉडी को पूरा मेंटेन करते चले डाइट कंट्रोल के साथ। अननेसेसरी बेकार की चीजें ना खाएं। फास्ट फूड वगैरह जो आज की मार्केट में है वो चीज बिल्कुल ना खाएं। आपको क्योंकि लंबा चलना है दोस्तों, आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करनी है। बच्चों को पालना है, बच्चे बड़े होंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती तब तक आपको रहना है ना। तो रहना है तो दोस्तों आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना है। ये ध्यान दें। खुजली का, खुजली का साइड इफेक्ट में खुजली भी होती है किसी को दोस्तों, तो डॉक्टर से सलाह लीजिए आप। डॉक्टर डॉक्टर
डॉक्टर से सलाह लीजिए और डॉक्टर के पास मेडिसिन आती है खुजली की, वो मेडिसिन लिखवा लीजिए और वो मेडिसिन ले लीजिए दोस्तों, तो वो खुजली तो आपकी इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। तो ये था दोस्तों। अभी हम बात करेंगे कि ये मतलब सारी चीजें साइड इफेक्ट के बारे में बताया मैंने, सोल्यूशन बताया आपको। तो क्या आपको मेरी वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है दोस्तों? अगर फायदा हो रहा है और किसी की भलाई हो रही है, किसी का कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आगे नए वीडियो लाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बी हेल्थी, थैंक यू।